Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to initiate a new series of PYQs. बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. साइंस एंड टेक के साल 2025 में जितने भी यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए जो कि 14-15 के आसपास हैं, उन सब के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को समझेंगे. विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन ताकि हम उस क्वेश्चन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें. राइट? देखो, पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स. क्वेश्चन को छोड़ो यार, पहले ये ना समझे कि ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया, क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है. आप देख ही पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में हम अभी तक ICE इंटरनल कंबस्शन इंजन ही यूज करते आए हैं. ICE यानी जो हम आप नॉर्मल थे पेट्रोल डीजल व्हीकल होते हैं उनमें जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, अब उससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, तो पूरी दुनिया ही एक तरह से मूव कर रही है अल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल्स की तरफ कि भाई हम कार्बन कम एमिट करने वाले व्हीकल्स को यूज करें, जिसमें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइड्रोजन व्हीकल्स हो गए या आपके हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है, ICE भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कार्बन एमिशन को कम करना. अब ये चीज कोई नई तो नहीं है, बट सर्टेनली यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, कल को आपने भी सिविल सर्वेंट बनना है तो आपने भी ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करनी है, तो आपको भी इन चीजों का आइडिया होना चाहिए. अब देखो, फुली बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पहले सवाल समझते पूछा क्या है कि भाई अगर हम ICE इंटरनल कंबशन इंजन का अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल किसे मान सकते हैं, क्या क्या हो सकता है. क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं. हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं. तो तीनों ही हो सकते हैं. दैट इज व्हाई योर आंसर शुड बी ऑल थ्री. सी आपका सही आंसर होना चाहिए. बाकी थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं. अल्टरनेटिव पावर ट्रेन जनरली कवर्स एनी नॉन ICE. क्या ब्लैक कलर विजिबल है यार? रेड ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? ये ठीक है ना? तो ICE इंटरनल कंबस्शन इंजन और नॉन फुली फॉसल फ्यूल कंबस्शन अकॉर्डिंग टू IACE. अल्टरनेटिव पावर ट्रेन इंक्लूड्स हाइब्रिड, फुल बैटरी इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV. UAV की अगर बात करें तो UAV से एक और चीज भी होती है. वैसे UAV तो बहुत बड़े होते हैं, पर इसके साथ ही एक और चीज है, ड्रोन. ठीक है, भारत सरकार की ड्रोन पॉलिसी क्या है, और ड्रोन पॉलिसी में आपका ग्रीन हो गया, ठीक है जी, और फिर येलो जोन हो गए, आपका एक रेड जोन भी होता है. ड्रोन को लेके क्या पॉलिसी है उसको आपने बहुत डिटेल से पढ़ना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ सरकार की एक और योजना भी है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम करके, है ना, ड्रोन दीदी, तो उस स्कीम को भी आपने पढ़ना है. अब आ जाते हैं हम वापस क्वेश्चन पर, इसको एक बार पढ़ लेना. ठीक है, UAV क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हवा में उड़ने वाला जहाज जो रिमोटली कंट्रोल हो रहा है या ऑटोमेटेड है, बेसिकली उसमें इंसान नहीं बैठा है, बस इतनी सी बात है. अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, समझते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ UAV, पहले तो ना यहीं पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, जहां पर लिखा हो कि ऑल टाइप्स के सारे UAV. देखो, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी दिशा में या किसी भी दशा में, अगर हम बात कर रहे हैं कि सारे के सारे सही है या सारे के सारे गलत है, तो उसके उस स्टेटमेंट के सही होने की संभावना कम हो जाती है. अब UAV है, कितने ही तरह के UAV हो सकते हैं. ठीक है, हम जैसे अगर आपको याद हो तो हमारा एक खुद का UAV है, पुष्पक. ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है बाय इंडिया. अब यहाँ पर पॉइंट समझो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी UAV हैं वो सारे वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं. वर्टिकल लैंडिंग मतलब कि जैसे UAV ऐसे खड़ा था और ऐसे ही उड़ गया, या वो एकदम से हवा में था और ऐसे लैंड कर गया. इट इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जहाज तो भाई ऐसे लैंड करता होता है. कुछ UAV ऐसे कर सकते हैं, ड्रोन खासकर, जैसे क्वाडकॉप्टर होता है. क्वाडकॉप्टर मतलब जिसके 4 पंखे होते हैं ना, तो क्वाडकॉप्टर ऐसे उतरता है, वो हमें समझ आता है. दैट इज इंटरेस्टिंग कि भाई वो ऐसे वर्टिकल लैंडिंग कर लेता है. पर क्या सारे ही UAV वर्टिकल लैंडिंग करेंगे? ये स्टेटमेंट थोड़ी वो नहीं लगती फार फेच कि नहीं यार, इसके सही होने की संभावना कम है. ऑल टाइप्स ऑफ UAV कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग.
अब आमतौर पर यूएवी जो है वो ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं। मतलब क्या है होवरिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पर मंडरा रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं, होवरिंग कर सकते हैं। जैसे ड्रोन क्वाडकॉप्टर कर ही सकता होता है, हम सब ने समझा है। बट सभी के सभी यूएवी कर सके ये तो जरूरी नहीं है ना। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। नहीं भाई, कई यूएवीज हो सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन पर हो, कोई जेट पावर्ड हो, या फॉर दैट मैटर किसी भी तरह से पावर्ड हो सकते हैं। पर अगर आप कहें कि दुनिया भर में जितने भी यूएवीज हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी के ऊपर ही काम करेंगे, तो स्टेटमेंट फिर से सही नहीं लगती है ना। तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट पूछा है नन, डी वुड बी अ करेक्ट आंसर। परफेक्ट, ठीक है, ये उसी के एक्सप्लेन किया हुआ है। ओनली यूज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वीओटीएल या रोटरी विंग होते हैं या टिल्ट रोटर होते हैं, दे कैन लैंड वर्टिकली। होवरिंग यानी स्टेइंग स्टेशनरी इन द एयर, हवा में एक जगह रुके रहना, जैसे मधुमक्खी एक जगह पर बनाती रहती है ना, दैट इज कॉल्ड होवरिंग। It is possible mostly for multi-rotor UAV, VTOL, vertical takeoff landing. Fixed wing UAV generally cannot hover because they depend on forward motion to generate lift. अब इस लाइन का मतलब क्या बना? अगर तो VTOL है, हाइब्रिड है, वो तो रुक जाएगा, कोई बात नहीं। पर जिसके फिक्स्ड विंग है, जैसे पुष्पक, आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे ना पुष्पक को, तो आपकी वो आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। तो आप देखेंगे जिसके विंग्स फिक्स हैं, मतलब मैं दोनों हाथ ऐसे कर रहा हूं, जिसके पंख फिक्स हैं, अब जब तक वो मूव नहीं करेगा उसको थ्रस्ट नहीं मिलेगा, है ना। उसको फॉरवर्ड मोशन चाहिए लिफ्ट ऑफ के लिए, फॉरवर्ड मोशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में जिसको फॉरवर्ड मोशन चाहिए वो एक जगह पर होवर कर ही नहीं सकता। यूएवी यूज वेरियस पावर सोर्स, बैटरी हो सकता है, इंटरनल कंबशन इंजन हो सकता है, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हो सकता है। देयर कैन बी सो मेनी टाइप्स ऑफ पावर सोर्स, राइट। चलो, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज, आप सिंपल बैटरी पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बैटरी यूज होती है, आपके फोन में भी सब जगह बैटरी यूज होती है, खासकर लिथियम आयन बैटरी, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम आयन बैटरीज हम मोस्टली यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी। तो अगर हम बैटरीज की बात करें, इसमें से कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसे हम कैथोड के रूप में यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं हर बैटरी के, तो एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। तो ऐसे में किसको कैथोड के रूप में यूज कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। कोबाल्ट को कर सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी में तो होगा ही ऑब्वियसली, निकल भी यूज हो सकता है। ग्रेफाइट एज एनोड यूज होता है, ना कि कैथोड, ठीक है। तो यहां पर हम सेकंड को छोड़ेंगे, 1 2 3, ओनली 3 वुड बी अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी अब इसी की एक्सप्लेनेशन है, इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बस आप अपने लेवल से वीडियो को पॉज करके भी एक बार पढ़ सकते हैं, वरना इसी जो हम वीडियो बना रहे हैं इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल ही जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। देखो ना, यूपीएससी कई बार ना बड़ा प्ले करता है बच्चों के साथ। मतलब अब इस क्वेश्चन को ही देख लो, किस किस में प्लास्टिक है। टायर के टायर्स में प्लास्टिक होता है, आई ग्लास लेंसेज में प्लास्टिक होता है, और सिगरेट बट्स में होता है। सिगरेट बट्स जो सिगरेट का पीछे वाला प्लास्टिक का पार्ट सा होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि क्या उसमें प्लास्टिक होता है। अब सवाल ये है, तुम देखो कि कितना इजी सा सवाल पूछा यूपीएससी ने। तो ऐसे में कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि यार यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर दे रहे हैं, इतना आसान सवाल तो नहीं पूछा होगा। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स टेंड टू ओवरथिंक अ क्वेश्चन। कई बार बच्चे ज्यादा सोचने लगते हैं कि यार इतना इजी सवाल यूपीएससी थोड़ी पूछ लेगा, पर वो पूछ लेते हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार इजी से इसी सवाल को भी शायद गलत कराते हैं, राइट। अब यहाँ पर संभावना ये है कि कई बार बच्चे ना जो आई ग्लासेस आजकल लेंसेज आते हैं, ग्लास के भी आते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। पर यहाँ पर तो ये पूछा कि भाई किस किस में प्लास्टिक हो सकता है। प्लास्टिक के लेंसेज भी आते हैं, कार टायर्स में भी प्लास्टिक होता है, सिगरेट बट्स में भी प्लास्टिक होता है। तो तीनों ही आंसर सही है, ऑल ऑफ 3। सिगरेट फिल्टर्स की बात करें, मेड ऑफ सेलुलोज एसीटेट विच इज मैन मेड प्लास्टिक। देन मॉडर्न लेंसेज आर ऑफन मेड फ्रॉम प्लास्टिक सच एज CR39 जो कि एक पॉलीमर है या पॉलीकार्बोनेट है। पॉलीमर चेन आपने 12th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। टायर यूज सिंथेटिक रबर विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बेस्ड पॉलीमर्स, फॉर एग्जाम्पल
अ पोर्शन ऑफ टायर कंपोजिशन इज सिंथेटिक रबर मिक्स्ड विद नेचुरल रबर एंड अदर एडिटिव्स। क्योंकि सिर्फ नेचुरल टायर से तो आप ये सॉरी नेचुरल रबर से तो आप नहीं बना सकते टायर्स। टायर्स में कितनी गर्मी झेलनी होती है, कितना प्रेशर झेलना होता है। आप गाड़ी को 400 किलोमीटर चला दोगे, उसके अंदर की हवा कितनी गर्म हो जाती है, तो उसने हीट और प्रेशर दोनों को झेलना है। तो नेचुरल रबर तो उतना नहीं झेल पाएगी, सो ऑब्वियसली इट इज मिक्स्ड विद समथिंग सिंथेटिक, समथिंग प्लास्टिक। मेक सेंस? आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कोल गैसिफिकेशन। पहले तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी ही क्या है? कोल को गैस में कन्वर्ट करना। फॉसिल फ्यूल कोयला, कोल को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उससे कई तरह की गैसेस निकलती हैं, जिनमें कई अलग अलग गैसेस का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से ड्यूरिंग कोल गैसिफिकेशन कौन कौन सी प्रोडक्शन होती है? हाउ मेनी ऑफ देम? ठीक है, गैस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? इथेनॉल, नाइट्रोजन, ग्लिसरीन, यूरिया। इथेनॉल, इथेनॉल होगा आपका CH3 नहीं C2H5OH, है ना, यही होगा C2H5OH इथेनॉल। फिर यूरिया, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता है, इथेनॉल और यूरिया होता है। ओनली 2 वुड बी अ करेक्ट आंसर। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड यूरिया बट नॉट नाइट्रोग्लिसरीन। कोल गैसिफिकेशन से सिन गैस बनती होती है। इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है। ये सिन गैसेस होती है, ये सिंथेसिस गैस होती है। इसमें एक मिक्सचर होता है बहुत सारी अलग अलग गैसेस का। इथेनॉल सिन गैस से बनती है। इथेनॉल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिन गैस, सो कोल इथेनॉल इज टेक्निकली फीजिबल पाथ। फिर यूरिया बनता है वाया अमोनिया, पर नाइट्रोग्लिसराइन इज प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल यूजिंग नाइट्रिक एसिड। इट इज नॉट ड्राइड वाया सिन गैस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the common characteristics of chemical substance generally known as Cl20, HMX, LLM? ये कंफ्यूजन बड़ा क्वेश्चन था। जब एक्चुअली में यूपीएससी में सवाल आया तो काफी बच्चे काफी कंफ्यूज थे। ये होते हैं बाउंसर क्वेश्चन। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन अगर आपको जरा सा भी आइडिया है तो हो जाते हैं, वरना टोटली ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या पूछ लिया भाई साहब। अब ये Cl20, HMX, LL105 ये है तो एक्सप्लोसिव्स। दीज आर द एक्सप्लोसिव्स इन मिलिट्री वेपन्स। पर हम सिलेबस पढ़ते वक्त कितना की फोकस करते हैं मिलिट्री के वेपन्स में कौन से एक्सप्लोसिव यूज हो रहे हैं। तो ऐसे सवालों को बाउंसर सवाल मान सकते हो आप, कि अगर आपको नहीं आता तो ये किसी को नहीं आता है, तो ऐसे सवालों की टेंशन नहीं लेनी होती। क्योंकि अगर 100 छोड़ो यार, 10,000 बच्चा भी पेपर देने बैठा है तो संभावना है उसमें से कुछ ही बच्चों को ये सवाल का आंसर आता होगा। Majority of the students don't know this answer, so you don't need to be very worried about the answers of this question if you don't know the answer. समझ रहे हो? चलो फिलहाल इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर Cl20, HMX, LLM105 ये क्या है? ये एक्सप्लोसिव होते हैं मिलिट्री वेपन में, एक्सप्लोसिव ग्रेड होती है ये। ठीक है, बस ये भी वही बात है। दे आर द पार्ट ऑफ क्लास ऑफ हाई एनर्जी मटेरियल्स डेवलप्ड टू रिप्लेस ओल्डर एक्सप्लोसिव्स लाइक RDX फॉर हायर परफॉर्मेंस। Cl20 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव नोन डेवलप्ड बाय द US नेवी इन द 1980s। अब ये सवाल पूछा क्यों गया था? एक्चुअली साल 2024 में इंडिया ने एक पर्टिकुलरली एक्सप्लोसिव मटेरियल मटेरियल डेवलप किया था। DRDO ने एक एक्सप्लोसिव मटेरियल डेवलप किया जिसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जो RDX से भी कई गुना खतरनाक था। मतलब RDX से भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता था। तो इसीलिए एक्सप्लोसिव बहुत न्यूज में थे, इसीलिए ये सवाल फ्रेम करके पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको और तीनों ही स्टेटमेंट्स का करेक्ट पूछा गया है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट Majorana 1 चिप विल इनेबल द क्वांटम कंप्यूटिंग। पहली बात, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली हम जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जैसे ये डिवाइस ला लो, ये भी तो कंप्यूटर ही है। आप जो यूज कर रहे हो लैपटॉप, टैबलेट, दे ऑल आर कंप्यूटर्स। अब जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उनमें होती है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी लैंग्वेज होती है कि उनमें बिट्स होते हैं एक्चुअली ना, और ये बिट एक टाइम पे एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता होता है, या 0 और 1 एक ही हो सकता है। तो इसमें कंप्यूटेशन की पॉसिबिलिटी, कंप्यूटेशन ही कह रहा है, कंप्यूट करने की पावर लिमिटेड होती है।
वहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग में हम यूज करते हैं क्यूबिट। क्यूबिट ऐसी चीज है जिसमें एक बिट या एक क्यूबिट 0 और 1 साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो इससे कंप्यूटेशनल एबिलिटी या पावर समझना कि कंप्यूटर की पावर कई लाख गुना बढ़ जाती है, मैं हजार नहीं कह रहा, कई लाख गुना। तो क्वांटम कंप्यूटर्स आर वे 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 मोर पावरफुल एज कंपेयर टू एनी अदर कंप्यूटर। तो आपकी यहाँ पर मैराथन 1 की बात हो रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक पर्टिकुलर क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, और थोड़ा गूगल कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग सी छोटा सा चिप है पर बहुत पावरफुल है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मैराथन 1 विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। यस, मैराथन 1 चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न वेब सर्विसेज। मैंने अभी तो बताया कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। यस, डीप लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग का सबसेट है। मशीन लर्निंग भी क्या होती है? बड़ी बेसिक एग्जांपल समझते हैं जिससे आप सभी रिलेट कर पाए। आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम चलाते होंगे। इंस्टाग्राम नहीं चलाते, यूट्यूब तो चलाते ही हो, है ना? तो बड़ी बेसिक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं जिस तरह का कंटेंट देखना पसंद करता हूँ, है ना, मान लो मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया या यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बनाया, तो मैं जिस तरह के गाने सुनता हूँ, मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी गाने सुनता हूँ, तो मैं अपने म्यूजिक पर टच करूंगा, वहां पर म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक आने लगेगा। ठीक है, और पंजाबी सिंगर्स का म्यूजिक आने लगा। अब कोई महाराष्ट्र से है, कहीं और जगह से है, तो वो जब म्यूजिक के ऊपर टच करेगा तो जिस तरह के गाने वो सुनते हैं, रैप, हिप हॉप, व्हाटएवर, उन्हें उस तरह का कंटेंट शो होने लगेगा। अब आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, है ना, थोड़े दिन पहले का एक्सपीरियंस है मेरा। रिसेंटली आई गॉट मैरिड, तो शादी के टाइम पे मैंने थोड़ा सा देख लिया कि भाई लहंगे वगैरह देख लूँ, है ना, मैडम के लिए। तो अब मैंने एक तो लहंगे देख लिए, भाई साहब लहंगे ही लहंगे, शादी की वीडियोस, फोटोग्राफर की एड, सारा कुछ आने लग गया। क्यों? मशीन लर्निंग कि वो कंप्यूटर समझ गया, या आप कह लो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ गया दैट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ स्टफ, है ना। वहीं पर अब आप देखोगे कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट का आप इंस्टाग्राम फॉलो उस पर यूपीएससी की वीडियोस आएंगी, उस पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा XYZ इंस्टीट्यूट की वीडियोस आएंगी, एड्स आएंगी। वहीं अब अपने पेरेंट्स का खोल के देखो, या कोई ऐसा बच्चा जो यूपीएससी से दूर दूर तक कोई लिंक ना हो, उसको वैसी चीजें नहीं शो होंगी, है ना। तो ये क्या है? मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग उसी का सबसेट है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 and 3 C would be a correct answer, right? Microsoft announced the progress of Maradona-based topological qubits in 23-24, expected to make quantum computing more scalable and error resistant. Second statement की बात करें, it has been introduced by Amazon. Sorry, ये statement गलत है. It has been introduced by Microsoft. Then third statement, deep learning is a subset of machine learning. Deep learning एक specialized form of machine learning है that uses artificial neural networks with multiple layers to process data. Next देखो जी, with reference to monoclonal antibodies. पहले तो एंटीबॉडीज ही क्या होती है? एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? जैसे हर देश की एक डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी, वैसे ही हमारी बॉडी की भी अपनी एक डिफेंस फोर्स है जिसे हम हमारा व्हाइट ब्लड सेल या इम्यून सिस्टम बोलेंगे। तो बाहर का कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जाता है, पैथोजन जाता है, उसे लड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। सही बात है, दे आर मैन मेड प्रोटीन्स जो मिमिक करते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। बेसिकली ये मैन मेड प्रोटीन है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ नीफा वायरस। बिल्कुल, नीफा वायरस आउटब्रेक हुआ था, वियतनाम में भी हुआ था और अफ्रीका में भी हुआ था आई गेस। तो ये स्टेटमेंट वहीं पर भी सही है। नीफा वायरस को ट्रीट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। ठीक है, आपके तीनों ही सही हैं। डी वुड बी अ करेक्ट आंसर। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, करेक्ट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स दैट मिमिक, ध्यान देना, मिमिक करते हैं, मिमिक बॉडीज इम्यून सिस्टम इन फाइटिंग द हार्मफुल पैथोजन। दे आर इंजीनियर्ड इन लेबोरेटरीज टू टारगेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, मतलब एक पर्टिकुलर वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, एटसेट्रा। Then they stimulate immunological function due to their ability to bind specific antigens. Each monoclonal antigen is designed to bind to one specific antigen, तभी वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। अब ऐसे तो करोड़ों पैथोजन है,
तो एक पैथोजन को स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे ना कि भाई ये बॉडी में एंटर कर गया, इससे बचना है। फिर दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक निपा वायरस, यस। ड्यूरिंग निपा outbreaks in Kerala, the WHO approved monoclonal antibodies M102.4 developed by Australia's Queensland University made available for emergency use, Queensland। ठीक है जी, आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन करेक्ट? नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। देखते ही गलत मार दो, मतलब ये देखो ये क्या ही कह रहे हैं। पहले तो जब हमने कहा ना, मैंने पहले भी कहा, जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भाई कोई भी वायरस, अब ऐसा होने की संभावना कितनी कम है कि भाई ओशन वाटर मतलब इतना बड़ा समुद्र कि पूरे ओशन में कोई वायरस नहीं है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या इसकी संभावना हो सकती है? बहुत कम होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत होने की संभावना कितनी है? बहुत ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट गलत कर रहे हैं हम। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब पहली स्टेटमेंट तो ना ऐसी है कि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मान लो आपने कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, तो भी आप इसे गलत करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि कोई कह रहा है कि भाई कोई भी वायरस नहीं है पूरे समुद्र में, स्टेटमेंट गलत लग रही है ना। इवन समुद्र तो सबसे बड़ा आप कह लो स्टोरेज है वायरसेस का। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। अरे भाई, वायरस को जरूरत होती है होस्ट सेल की, और होस्ट सेल में जाके वो करता क्या है? होस्ट सेल में उसका काम ही ये है कि वो जो होस्ट सेल है उसकी सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को उसको यूज करता है। वायरस को रेप्लिकेट करना होता है खुद को। जैसे यहाँ पर कोई होस्ट सेल है, मान लो कोई वायरस यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पर एक मशीन है, ठीक है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, कोई मशीन है जो अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए वो यूज करता है, ठीक है। mRNA, tRNA, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ कि डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, बस हमें इतना समझना है कि कोई वायरस होस्ट सेल में एंटर होता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नन। डी वुड बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। Marine viruses do exist abundantly in ocean water. In fact, the oceans are the largest reservoir of viruses on Earth. Marine viruses like bacteriophages and algal viruses play crucial role in regulating microbial population. फिर second statement, अभी बात करें फेगस की या viruses that specifically infect bacteria. Statement 3, no virus can change the cellular transcriptional activity in the host cell. ये भी incorrect है. Many viruses alter, even most of the viruses alter host cells transcriptional and translational mRNA, ठीक है, या tRNA machinery to replicate their own genome and suppress the host defense. For example, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, सार्स हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। 10th क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1, studies indicate that carbon dioxide emission from the cement industry account for more than 5% of the global carbon emission. This statement is true. Silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Cement industry बहुत important part है ना, हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और सीमेंट का कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। Silica bearing clay is mixed with the limestone while manufacturing. This statement is also true. Limestone is converted into lime during clinker production. ध्यान देना ये वर्ड क्लिंकर प्रोडक्शन, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अमिट होती है, ठीक है, फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। Studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry accounts for more than 5% of the global carbon emission. ठीक है, स्टेटमेंट 1, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। से both statement are true, correct, one of them are explained, ठीक है, both statement नहीं, B would be a correct answer. Statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Statement 3 explains statement 1. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. जी हाँ, B would be a correct answer. Very good, perfect. ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2, सिलिका बेरिंग क्ले क्या होता है? इसमें होता है CaCO3, कार्बन क्या बोलते हैं, सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, ठीक है। सिलिका बेरिंग मटेरियल सच एज क्ले and the mixture provides calcium from the limestone and silica aluminum iron from the clay, all essential for the cement composition. limestone की बात करें, ये रिएक्शन ही याद रख लो सीधा, CaCO3 gives you CaCO
CaO plus carbon dioxide emission. The reaction is a major source of carbon dioxide emission in the cement industry. Very important part. आगे देखो GPS aided. GPS क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. एडेड जियो अगुमेंटेड नेविगेशन यानी गगन यूजेस अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन. देखो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये मतलब फैक्ट बता रहे हैं कि गगन क्या है. गगन ग्राउंड स्टेशन का यूज करता है टू प्रोवाइड नेसेसरी अगुमेंटेशन फॉर बेटर एक्यूरेसी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है जी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है. मैंने पहले ही बताया गगन क्या है. बेसिकली ना हमने ग्राउंड में स्टेशंस बनाए हैं. ग्राउंड में मतलब जमीन पर हमने स्टेशंस बनाए हैं फॉर खासकर कोस्टल एरियाज में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो जीपीएस के थ्रू हम सिग्नल रिसीव करते हैं. पहले तो जीपीएस ही कैसे काम करता है ये ना समझ लें. चलो ये भी समझ लेते हैं. ग्लोब तो नहीं है, जैसे मान लो ग्लोब है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये मान लो अर्थ की सरफेस है. अब अर्थ की सरफेस पे अगर मैं कहीं रुका हुआ हूँ तो यहाँ पर अब मेरा फोन का जो डिवाइस है, मेरे पास जो मोबाइल डिवाइस है, वो इतना पावरफुल थोड़ी है कि वो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है या उससे जुड़ रहा है, उससे बात कर रहा है. नहीं, यहाँ पर वो सिर्फ रिसीव कर रहा है. क्या रिसीव कर रहा है? वो रेडियो सिग्नल्स रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सैटेलाइट्स. कौन सी सैटेलाइट? जीपीएस वाली सैटेलाइट्स. दुनिया भर के पूरे ग्लोब के आसपास 24 सैटेलाइट्स घूमती हैं और उन 24 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट से कंटिन्यूसली जब डेटा रिसीव करता है कोई भी मोबाइल डिवाइस या कोई भी जीपीएस डिवाइस, तो उन 3 सैटेलाइट्स के बेसिस पे वो हमारे कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर पाता है या यू वुड कैलकुलेट कर पाता है. ठीक है, तो जीपीएस को काम करने के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट्स चाहिए और उस बेसिस पे वो ट्रायंगुलेट, मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, ट्रायंगुलेट कर पाता है कि मैं कहाँ पर रुका हुआ हूँ और मेरी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. ठीक है, GPS aided geo augmentation navigation यानी गगन, it is designed to provide additional accuracy. True. It will allow more uniform and high quality air traffic management. True. It will provide benefits only in aviation but not in other modes of transportation. देखो, एविएशन में हेल्प करेगा वो तो अंडरस्टूड सी बात है, पर अगर हम कहें कि और किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड में ये हेल्प नहीं कर पाएगा, क्यों भाई? रेलवे हो गए, नॉर्मल ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, उन सब में भी हेल्प कर पाएगा एक्यूरेसी इंप्रूव करने में. Right? So this statement is wrong. First 2 are correct, 1 and 2 only. D should be a correct answer. Gagan क्या है? It is India's satellite-based augmentation system developed jointly by ISRO and Airport Authority of India. It improves the accuracy and reliability of the GPS signals over Indian airspace by using network of ground reference stations and geostationary satellite. ठीक है, अलाउ करेगा यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट. ट्रू. इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये गलत हो गया. ऑल्दो डिजाइन प्राइमरली फॉर एविएशन, इट विल इंप्रूव पोजिशनिंग एंड हेंस सर्विसेज विल बी बेनिफिट ऑल्सो मैरीटाइम, रेल, रोड, सर्वे एप्लीकेशंस एटसेट्रा. ठीक है, इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और आपका सही आंसर रहता है D 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Consider the following statements regarding AI, Artificial Intelligence Action Summit held in Paris in February 2025. अब ये प्रॉपरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्चुअल कुछ नहीं है. देखो आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. अब इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं, वरना आप ऐसे क्वेश्चंस को टच नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है. इसमें आप वो ना तुक्का तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए चलो, पर इसमें आप स्मार्ट गेस भी नहीं कर सकते. Co-chaired by India, the event built on the advances made by the Bletchley Park Summit held in 2023 and Seoul Summit held in 2024. This statement is true. Along with other countries, US and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI. अब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूएस और यूके दोनों ने मना कर दिया था, पर ऐसे क्वेश्चंस को हम दूर से भी टच नहीं करना होता. क्यों? क्योंकि अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो यू कैन डू द आंसर. Otherwise, you should not touch it with a 10-foot pole. Why? Because इसके गलत होने की संभावना ज्यादा हो जा सकती है, क्योंकि इसे आप गैस नहीं मार सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अच्छा वही है. Consider the following statements. Some rare earth elements are used in the manufacturing of flat TV screen. जैसे ये फ्लैट टीवी स्क्रीन है, ठीक है, LEDs, LCDs, उसमें कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है. जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Some rare earth elements have phosphorescent properties. Phosphorescent properties क्या होती हैं? जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर
फोटो मतलब उनको लाइट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, हायर ऑर्बिटल, ठीक है, हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो डी एक्साइट होते हैं और वो दोबारा लाइट अमिट करते हैं। तो सरल शब्दों में कहें, कुछ ऐसे फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट से इंट्रोड्यूस होने के बाद जगमगाते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। तो कई बार सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, यस, और इनका उपयोग फ्लैट स्क्रीन्स बनाने में होता है, जी हाँ। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स द वन, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक यूरोपियम, टेरबियम, ठीक है, या यट्रियम आर यूज्ड इन द फॉस्फोरस दैट क्रिएट्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इन एलईडी, जिसे हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, आरबीजी। ये 3 बेसिक कलर है, प्राइमरी कलर्स है। ये जो पूरी एलईडी है इस पे दुनिया भर के रंग दिखते हैं, पर ये दुनिया भर के रंग रेड, ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर ही होता है, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इन एलईडी, एलसीडीज एंड सीआरटी डिस्प्लेस। These elements are critical for production of vivid colors and brightness in the modern display screens. Statement 2. Some rare earth elements have phosphorescent properties, जैसे यूरोपियम, टेरबियम, सीरियम हो गया, एंड फॉस्फोरेसेंट और लिमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें चमकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एक्सियम 4 स्पेडएक्स और गगनयान। गगनयान तो आपने हजारों बार भाई सुना होगा ऑलरेडी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम तो आपने गगनयान कई बार सुना भी होगा, और मैंने भी कई बार डिस्कस किया होगा क्लासेस में या किसी न किसी वीडियो में किया होगा। गगनयान इसरो का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जो इंसान को या अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, ऑब्वियसली स्पेस में भेजेगा। लो अर्थ ऑर्बिट में वो लोग घूमेंगे 7-8 दिन और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे माइक्रोग्रेविटी में, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है, हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट। देखो, एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, तो गगनयान तो ऑब्वियसली सही आंसर है ही। स्पेडएक्स और एक्सियम 4, ये तो पर्टिकुलरली आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्रोग्राम है। तो तीनों के तीनों ही ऐसे मिशंस हैं, अपना स्पेस मिशंस हैं जो माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंटेशन को या रिसर्च को प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तीनों ही सही हैं, ऑल 3 वुड बी अ करेक्ट आंसर, राइट। वही बात है, ठीक है। इसरो हैज कंफर्म्ड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट बाय एट द पार्ट ऑफ एक्सियम 4 और गगनयात्री मिशन, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया डिफेंस एयरक्राफ्ट दिए हुए हैं। ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्शन। अब ऐसे क्वेश्चन भी ना बड़े टफ हो जाते हैं कई बार करने, क्योंकि अगर आप थोड़े से तो मिलिट्री इंथुसियास्ट हो या आपने सीडीएस की प्रिपरेशन करी है फिर तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए ये सवाल थोड़ा टफ हो सकता है। जैसे इसमें इन्होंने एयरक्राफ्ट टाइप दे दी है और फिर आगे उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ड्रोनियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ट्रू है। C-17 ग्लोबल मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू। बट यहाँ पर IL-76 एक सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ना होकर एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है। पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा सवाल हर यूपीएससी एस्पिरेंट कर पाए इसकी संभावना बहुत कम है। तो अगर ये आपको नहीं भी आता है तो डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आता है, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि कम से कम मुझे वो आता हो जो सबको आता है, उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई मैं कुछ ऐसा ना छोड़ दूं जो सबको आता था पर मुझे नहीं आता था। दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ फेलियर। हमें वो प्रिपेयर करना है जो किसी को नहीं आता पर मुझे आता हो, ऑब्वियसली दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस, राइट। पर ऐसे सवालों की अगर बात करें तो छूट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं आता है। अब जिन बच्चों ने सीडीएस की प्रिपरेशन करी हो तो उनको ऐसा सवाल आता हो उसकी संभावना ज़्यादा है, ठीक है। चलो इसका आंसर वैसे अगर बात करें 1 and 3, 2 ओनली, बी वुड बी अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, उसी की बात करी गई है बस, ठीक है। इट्स अ हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज नॉट अ सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। चलो थैंक यू सो मच, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम साल 2024 के जो PYQs हैं साइंस एंड टेक के उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।